मैं हूं डीके सिन्हा। सब लोग आजकल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर जगह एक ही नैरेटिव चल रहा है। 2026 यूएस ट्रेड डील हो गया है। टैरिफ का जो सबसे बड़ा इशू था वो फाइनली रिजॉल्व हो गया है। और सबसे बड़ा क्लेम जो सोशल मीडिया पे अब निफ्टी यहां से एक हिस्टोरिक ब्रेकआउट करेगा और एक नए ऑल टाइम हाई पर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? भाव भगवान है और भाव ने हमें एक बिल्कुल अलग स्टोरी बताई। निफ्टी एग्जैक्टली अपने मंथली सप्लाई जोन से जाके रुक गया, वहां से रजिस्ट किया और एक शार्प रिवर्सल देखा गया। जब आम रिटेल ट्रेडर्स न्यूज चैनल्स पर और सोशल मीडिया की हेडलाइंस को चेस कर रहे थे, तब स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अपने सेल ऑर्डर्स प्लेस करके आपकी लिक्विडिटी का वेट कर रहे थे। उनको पता था कि इस खबर के पीछे का सच क्या है। अगर आपको मार्केट का ये ट्रुथ समझ में नहीं आया है तो फ्यूचर में भी आप बड़े प्लेयर्स के लिए सिर्फ एग्जिट लिक्विडिटी बन के रह जाएंगे। इस वीडियो में हम डेटा, फैक्ट्स और प्योर लॉजिक के साथ ट्रैप को डिकोड करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, नो इमोशन, ओनली रूल्स। बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर और इस ट्रेड डील की सच्ची कहानी को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट शॉकवेव, सरफेस रिएक्शन एंड इंटरिम डील रियलिटी चेक। मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक जबरदस्त यूफोरिया देखने को मिल रहा था। इसका मेन रीजन क्या था? यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर और लैंडमार्क रूलिंग में ट्रंप एरा के स्वीपिंग टैरिफ स्ट्रक्चर को स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन था कि जो टैरिफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत इंपोज किए गए थे वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बियॉन्ड थे। सिंपल शब्दों में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पावर को एक्सीड किया था। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इमरजेंसी का नाम लेकर जो यूनिलैटरल टैरिफ्स लगाए गए थे उनके लिए कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। अब मार्केट ने सरफेस लेवल पे क्या देखा? उन्होंने देखा टैरिफ गॉन, इसका मतलब ग्लोबल ट्रेड बूम आएगा। जैसे ही ये न्यूज आई, ग्लोबल क्यूज बिल्कुल पॉजिटिव हो गए, फ्यूचर मार्केट से स्पाइक हुए, मीडिया पूरी तरीके से एक्साइटेड हो गया। आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल्स में मैसेजेस की बौछार लग गई। अब तो निफ्टी डायरेक्टली 28,000 29,000 पक्का नजर आ रहा है। लेकिन एक सीरियस और सीजन ट्रेडर को हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट सिर्फ सरफेस हेडलाइन पर मूव नहीं करता। मार्केट पोजीशनिंग, ऑप्शन चेन डेटा और स्मार्ट मनी के हिडन एक्शन से मूव करता है। जब रिटेल ट्रेडर्स यूफोरिया में ब्रांडली बाई कर रहा होता है, एफआईआई डेटा ने क्लियर दिखाया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हायर लेवल्स पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को धीरे धीरे ट्रिम कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों के डेटा को अगर देखें या कुछ दिनों के डेटा को देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी नेट शॉर्ट पोजीशनिंग कंसिस्टेंटली बनी रही है। लेकिन कैश मार्केट में हल्की सी बाइंग भी उन्होंने की है, कंफ्यूज कर दिया लोगों को। ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है जो बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर को फंसाती है। अब इस इंटरिम इंडिया यूएस ट्रेड डील का काम माइंड से शांति के साथ ब्रेकडाउन करते हैं। इंटरिम डील को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा है, इसको समझने के लिए पहले हिस्ट्री में जाना होगा कि इस डील के पहले टैरिफ स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा था, ताकि व्यूअर्स को यह क्लियर पिक्चर मिल सके कि एक्चुअली हुआ क्या है।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले यूएस में इंडियन गुड्स पर ओवरऑल एवरेज इफेक्टिव टैरिफ जो था वो अराउंड 2.5% टू 3% हुआ करता था। ट्रेड बिल्कुल स्मूथली चल रहा था। आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपोर्ट स्टेडली ग्रो कर रहे थे। लेकिन 2025 में ये पिक्चर ड्रामेटिकली चेंज हो गई। पहले यूएस ने 25% का स्टीप टैरिफ इंपोज किया एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ। उसके बाद जब इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कंटिन्यू रखा, तो यूएस ने एक एडिशनल 25% का टैरिफ पेनाल्टी के रूप में इंपोज किया। इसका मतलब समझ में आया आपको? एक पॉइंट पर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टोटल टैरिफ बर्डन बढ़कर 50% चला गया था। यह हमारी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक मासिव शॉक था। अब इस लेटेस्ट 2026 की इंटरिम डील में एग्जैक्टली क्या अनाउंस हुआ? यूएस इस बात पर अग्री कर गया कि वो 50% को जो पेनाल्टी इंक्लूडेड टैरिफ है उसको रिड्यूस करके 18% पर ले आएगा। इसके बदले में इंडिया ने भी अपने मार्केट में यूएस इंपोर्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने और सर्टेन सेक्टोरल रिलैक्सेशंस देने का प्रॉमिस किया। सुनने में 50% से सीधा 18% का ड्रॉप एक बहुत बड़ा रिलीफ लगता है। यही रीजन था कि रिटेल पब्लिक और मीडिया इतनी ज्यादा खुशी मना रहा था। लेकिन अब आते हैं रियलिटी चेक पर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर है इंटरिम। ये एक इंटरिम डील है। इंटरिम का मतलब है टेम्पररी, परमानेंट नहीं है ये। और मार्केट को टेम्पररी क्लैरिटी से कभी भी लॉन्ग टर्म कंफर्ट नहीं मिलता है। मार्केट को अपना बेस बनाने के लिए ड्यूरेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी चाहिए होती है। जब पॉलिसी सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सेक्शन 122, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिस्क एंड हिडन डेंजर्स ऑफ सेक्शन 232 एंड 301। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद क्या हुआ? यह एक ऐसी डिटेल है जो मीडिया ने ठीक से कवर भी नहीं की है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेक्शन 122 इन्वोक कर दिया। ज्यादातर बिगिनर्स और रिटेलर्स ट्रेडर्स को इस सेक्शन 122 का आइडिया भी नहीं है। सेक्शन 122 एक्चुअली क्या अलाउ करता है? यह प्रेसिडेंट को एक पावर देता है कि यूनिफॉर्म टेम्पररी टैरिफ इंपोज कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की इमरजेंसी का हवाला देके। और प्रैक्टिकली यही हुआ। एक 15% का अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ वापस से इंपोज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा कैच इसकी वैलिडिटी में छुपा है। इस सेक्शन 122 के तहत लगाए गए टैरिफ की वैलिडिटी सिर्फ 150 दिनों की है। एग्जैक्टली 150 डेज। उसके बाद क्या होगा? क्या कांग्रेस इस टैरिफ को ऑफिशियली अप्रूव करेगी या नहीं करेगी? ये एक कंप्लीटली अनसर्टेन जोन है। अब एक बिगिनर को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। अगर आप एक बड़े एक्सपोर्टर हो तो क्या आप 150 दिन की इस अनसर्टेन शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए और उसके बेसिस पर अपनी फैक्ट्री में लार्ज स्केल कैपेसिटी एक्सपेंशन या नए ऑर्डर्स के लिए हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करोगे? मेरे हिसाब से शायद आप ना करो। पॉलिसी लिम्बो का सीधा मतलब होता है बिजनेस हेजिटेशन, और जहां बिजनेस हेजिटेशन होता है वहां मार्केट हेजिटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको बस इतना बोला, टैरिफ रीसेट हो गया है, रास्ता साफ है। रियलिटी यह है कि यह टेम्पररी स्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 122 अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, और मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी को डिस्काउंट करके ही चलता है। अब आते हैं इस डील के सबसे क्रिटिकल और डेंजरस पार्ट पर, हिडन रिस्क ऑफ सेक्शन 232 एंड सेक्शन 301।
ये एक ऐसी अवेयरनेस है जो हर व्यूअर्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 232 आखिर है क्या? ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का वो पावर है जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर टारगेटेड टैरिफ्स इंपोज करने का अधिकार उन्हें देता है। अगर यूएस ये डिसाइड कर ले कि उन्हें लगता है कि कोई स्पेसिफिक इंपोर्टेड प्रोडक्ट उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन रहा है, जैसे कि स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, इवन सेमीकंडक्टर्स, तो वो बिना किसी वार्निंग के एक हेवी टारगेटेड टैरिफ लगा सकता है। और सेक्शन 301 क्या है? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए यूएस के हाथ में एक हथियार है। अगर उन्हें लगता है, यानी यूएस को लगता है कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपी वायलेशन हुआ है या किसी कंट्री की डोमेस्टिक सब्सिडी उनके मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही है या अनफेयर प्राइसिंग हो रही है, तो वो एक पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगा सकता है। इसका मेन टेक अवे समझिए, इंटरिम डील का मतलब परमानेंट पीस बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 232 और सेक्शन 301 उनके पास डॉर्मेंट टूल्स की तरह अभी भी मौजूद है। ये वेपन्स किसी भी वक्त फ्यूचर में एक्टिवेट हो सकते हैं अगर ट्रेड डेफिसिट उनके हिसाब से ठीक नहीं हुआ। स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस और बड़े हेज फंड्स इन सारे हिडन रिस्क फैक्टर्स को डीपली कंसीडर करते हैं, लेकिन एक आम ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ सुबह उठकर ग्रीन कैंडल देखता है, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ता है और बाई का बटन दबा देता है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है इंफॉर्म्ड कैपिटल और इमोशनल कैपिटल के बीच में। साइकोलॉजिकल ट्रैप, कंफर्मेशन एंड रीसेंसी बायस एंड द लिक्विडिटी ट्रैप मैकेनिज्म। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे डेंजरस पार्ट पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमने इस चैनल पर हमेशा साइकोलॉजी को टेक्निकल्स जितना ही इंपॉर्टेंस दिया है। यहां दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से एक्ट करती हैं। पहला कंफर्मेशन बायस और दूसरा रीसेंसी बायस। आप चार्ट पर वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। अगर आप पॉलिटिकली या इमोशनली किसी स्पेसिफिक नैरेटिव को सपोर्ट करते हो तो आप अपने सोशल मीडिया पे वही पॉजिटिव न्यूज फॉरवर्ड करोगे जो आपको अच्छी लगती है। फिर मार्केट खुलता है, आप एक सॉलिड गैप अप ओपनिंग देखते हो, तुरंत आपका रिसेंसी बायस एक्टिवेट हो जाता है और आप खुद को बोलते हो, देखा मैंने तो कहा था पहले से कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश रहेगा। लेकिन क्या आपने डिटेल्ड एनालिसिस की थी? नहीं की थी। क्या आपने ऑप्शन चेन के डेटा पे पीसीआर को चेक किया था? नहीं चेक किया था। क्या आपने प्राइस चार्ट के ऊपर में सप्लाई एंड डिमांड एरिया को मार्क किया था? डायनेमिक सपोर्ट एरिया एंड डिमांड एरिया को मार्क किया था? नहीं किया था। क्या आपने एक अजीब सा डाइवर्जेंस चेक किया था वोलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर में, जो रिटेल बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं? ये सारी चीजें चेक किए बिना, क्योंकि हम पहले कंफर्मेशन बायस जो कन्वर्ट हुआ रिसेंसी बायस में, हमने बाई का बटन दबा दिया क्योंकि हम एनालिसिस नहीं कर रहे थे, हम तो उस नैरेटिव पर ट्रेड कर रहे थे जिसमें हम विश्वास करते हैं। इसीलिए इस चैनल पे हमने बार बार मैसेज दिए हैं, नो व्हाट्सएप ट्रस्ट, नो सोशल मीडिया ट्रस्ट अनलेस इट इज डीपली वेरीफाइड बाय रिलायबल डेटा, नो इमोशन, ओनली डेटा, ओनली रूल्स। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये लिक्विडिटी ट्रैप मैकेनिज्म एग्जैक्टली काम कैसे करता है। इसका एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 क्या है? एक हेविली बुलिश न्यूज मार्केट में फ्लोट की जाती है, व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अधिकतर लोग न्यूज को वेरीफाई नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 2, रिटेल ट्रेडर अब आ जाता है फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा मौका चला जा रहा है, और इस चक्कर में वो एग्रेसिवली हायर लेवल्स पे बाई करना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर 3, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने पहले ही अपने एल्गोरिथम और सिस्टम्स में सेल ऑर्डर्स पंच करके रखे हुए हैं, कहां पर? जहां पे सप्लाई जोन है। और जब ये ऑर्डर
एग्रेसिवली एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं तो प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। स्टेप नंबर 4, रिटेल ट्रेडर जो अभी और ऊपर जाने की उम्मीद में होल्ड कर रहा है, वो उन बड़े प्लेयर्स के लिए एग्जिट लिक्विडिटी बन जाता है। वो इनफैक्ट बड़े प्लेयर को मदद कर रहा है, वो अपने ट्रेड के बारे में विचार नहीं कर रहा है क्योंकि वो नैरेटिव पे ट्रेड कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूज हमेशा मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करती है, लेकिन एक्चुअल सप्लाई कौन क्रिएट करता है? इंस्टीट्यूशंस। न्यूज आने पर प्राइस थोड़ा सा ऊपर तो जरूर जाता है, गैप अप भी होता है मार्केट, और चार्ट पर फेक ब्रेकआउट आपको एक इल्यूजन क्रिएट करता है और आप उसमें फंस जाते हैं। लेकिन जब तक एक स्ट्रॉन्ग मंथली या वीकली क्लोज एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन के ऊपर नहीं आता, वो ब्रेकआउट रियल नहीं होता है। और क्यों वो डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता है? क्योंकि बैकग्राउंड में मासिव डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है। ये मार्केट इमोशनल नहीं है, ये एक हाईली स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल मार्केट है। डेटा देखो, रिस्क रिवार्ड क्या है उसे समझो, हवा में ट्रेड मत करो। निफ्टी का मंथली स्ट्रक्चर मैं आपको अब एविडेंस के साथ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वाई 2026 डिमांड्स कैपिटल प्रिजर्वेशन। अब हम चार्ट्स पर आते हैं और टेक्निकल स्ट्रक्चर को एविडेंस के रूप में देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, निफ्टी का मंथली सप्लाई जोन कहां पर है? 26,200 से लेकर 26,326 का एक्सट्रीम बैंड है। अगर यहां पर ध्यान से देखें तो दिसंबर 2025 में इसी जोन में एक क्लियरली विजिबल हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा, जिसका ओपन और हाई एग्जैक्टली सप्लाई जोन में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ओपन और हाई सेम है। पिछले 4 महीने में निफ्टी ने इस जोन को तोड़ने की भरपूर मल्टीपल कोशिश की। क्या वो सफल हुआ? नहीं हो पाया। सितंबर 2024 का एब्सोल्यूट हाई था 26,277 और उस हाई के बाद लगभग 16% का शार्प करेक्शन हमने निफ्टी 50 में देखा। इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि उस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एग्जिस्ट करती है। उन्हें याद है कि कहां उनको अपना माल बेचना है। वहीं दूसरी तरफ डिमांड जोन कहां है? डिमांड जोन है 24,400 से 24,600 के बीच में। सितंबर 2025 में ध्यान से चार्ट पर देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ था। उसकी बॉडी इसी बेस को दर्शाती है और एग्जैक्टली फरवरी 2026 में बेयर्स ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की बट असफल रहे, लेकिन बुल्स ने स्ट्रांगली उसे डिफेंड भी कर लिया। तो निफ्टी का ब्रॉडर स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, वेल डिफाइंड है। अगर 26,326 के ऊपर में स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम इसको रियल ब्रेकआउट के रूप में देखेंगे और मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर नीचे साइड में 24,400 का लेवल डाउन साइड में टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो एक स्ट्रक्चरल वीकनेस निफ्टी मार्केट में आ सकती है। इन दोनों क्रिटिकल लेवल्स के बीच का जो एरिया है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की नॉइज है। और एक डिसिप्लिन ट्रेडर का रूल होता है, नेवर ट्रेड दी नॉइज। अब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल को समझते हैं और देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें क्या बताता है। यूएस प्रेसिडेंशियल साइकिल हिस्टोरिकली हमेशा एक 4 साल का डिफाइंड पैटर्न फॉलो करता है। ईयर 1 होता है स्टेबलाइजेशन का साल, ईयर 2 होता है वोलेटिलिटी का ईयर, ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है वोलेटिलिटी क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन ईयर आने वाला होता है। ईयर 3 हिस्टोरिकली इक्विटी मार्केट के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर माना जाता है। और ईयर 4 में मोस्टली इलेक्शन ड्रिवन नैरेटिव मूव्स आते हैं। अभी हम कहां खड़े हैं? 2026 एक्चुअली ईयर 2 है, यूएस के मिड टर्म इलेक्शन का ईयर 5 नवंबर 2026 को शेड्यूल्ड है। अगर आप पास्ट डेटा को स्टडी करेंगे तो हिस्टोरिकली ईयर 2 में डीप ड्रॉडाउन्स, सडन पॉलिसी चेंजेस
और एक्सट्रीम वोलाटिलिटी स्पाइक्स बहुत ही कॉमन होते हुए नजर आएगी। वहीं ईयर 3 में हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, मार्केट में अचानक से नया लिक्विडिटी पुश और स्ट्रॉन्ग इक्विटी परफॉर्मेंस देखा गया है। तो एक स्मार्ट और डेटा ड्रिवन इन्वेस्टर क्या करेगा? वो वॉलेटाइल ईयर यानी ईयर 2 में यानी 2026 में सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रिजर्व करेगा। वो ब्लाइंडली हाइप करके कोई भी बाइंग नहीं करेगा। वो आने वाले ईयर 3 की मासिव रैली के लिए अभी से कैश और अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। वो इंपल्सिव ट्रेड नहीं करेगा, वो स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखेगा। एक्शन प्लान लाउड एंड क्लियर। तो अब फाइनल सवाल आता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी मार्केट स्ट्रक्चर में हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मेरा एक्शन प्लान आप सबके लिए लाउड एंड क्लियर है। ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो कीजिए, जरूरत पड़े तो नोट कर लीजिए। पहला स्टेप, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस की एक डेडिकेटेड वॉच लिस्ट बनाइए। ऐसे बिजनेसेस जहां आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले समय में ग्रोथ की विजिबिलिटी नजर आ रही हो। स्टेप नंबर 2, उनका बैलेंस शीट डेटा चेक कीजिए। डेट को थॉरली देखिए कि क्या वो मैनेजेबल है, कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। स्टेप नंबर 3, उनकी वैल्यूएशन करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रीजनेबल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पी रेशियो और सेक्टर एवरेज कंपेयर कीजिए। जरूरत पड़े तो इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करके देखिए। स्टेप नंबर 4, चार्ट्स पर उन स्टॉक्स के स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्यूमुलेशन जोन्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कहीं भी रैंडमली एंटर मत कीजिए। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी रूल, अपनी पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 1% है तो उस डिफाइंड रूल को फॉलो कीजिए। तो 1% ही होना चाहिए, चाहे ट्रेड कितना भी शोर शॉट क्यों ना नजर आ रहा हो। स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाइए। दिमाग के स्टॉप लॉस का कोई मीनिंग नहीं होता है। दिमाग में लगाया हुआ स्टॉप मार्केट हमेशा हिट करके निकल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट को किसी भी हालात में इग्नोर मत कीजिए। अगर आप आज थोड़ी मेहनत करके सही प्रिपरेशन करेंगे तो कल आप किसी भी इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ट्रैप का पार्ट नहीं बनेंगे। चलिए इस डीप डाइव को कंक्लूड करते हैं। 2026 की ये ट्रेड डील कोई जेन्युइन ब्रेकआउट ट्रिगर नहीं था। ये स्ट्रिक्टली एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड लिक्विडिटी इवेंट था। हेडलाइन ऑप्टिमिज्म और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड तो जरूर क्रिएट होती है, बट ठीक उसी वक्त उसी एक्सट्रीम सप्लाई जोन पर इंस्टीट्यूशंस ने मासिव सप्लाई क्रिएट की है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्लैरिटी ट्रेड डील से रिलेटेड अभी भी इनकम्प्लीट है और टेम्पररी टैरिफ्स का साया मंडरा रहा है। निफ्टी का स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस पूरी तरह से अभी इंटैक्ट है और ऐसे मार्केट में साइकोलॉजी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, नो व्हाट्सएप ट्रस्ट, नो सोशल मीडिया ट्रस्ट विदाउट प्रॉपर डेटा वेरिफिकेशन, नो इमोशन, ओनली डेटा, ओनली रूल्स। और जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्लियरली नेक्स्ट मूव कंफर्म नहीं करता है, पेशेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है। नो इमोशंस, ओनली रूल्स। जय हिंद।